हाँ जी, तो आज जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। हमने लास्ट जो वीडियो है उसमें किया था फिस्कल पॉलिसी। देयर वर टू पॉलिसीज़ दैट द गवर्नमेंट फॉलो टू कंट्रोल द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, तो उसके अंडर हमने फिस्कल पॉलिसी कर लिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी is that policy by which the government of a country and the central bank try to control the supply of money, availability of credit and cost of credit, that is rate of interest in the economy, with a view to achieving economic stability. मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है जो कि किसके द्वारा अपनाई जाती है? गवर्नमेंट, जिसके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड सेंट्रल बैंक, ठीक है, क्या करने की कोशिश करता है? कंट्रोल करने की कोशिश करता है सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। इन तीनों के ऊपर बेस्ड होकर जब वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ मनी, बाय इंक्रीजिंग द डिक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, बाय चेंजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब वो इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके इनको कंट्रोल करके, ठीक है, जब वो अब एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो पॉलिसी जो अपनाई जाती है जिसमें जो मनी के साथ रिलेटेड है, जो सप्लाई ऑफ मनी के साथ रिलेटेड है, उससे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन है मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स द इन्फ्लुएंस ऑन द लेवल एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड बाय मैनिपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। ठीक है, किसको मैनिपुलेट करते हैं हम? इंटरेस्ट रेट्स को और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को। तो इसके मेजर्स हैं, ठीक है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो है आज हम करेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंडर कौन कौन से आते हैं? देखो, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो। और जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है उसके अंडर आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन एंड मॉरल प्रेशर। ठीक है, तो आज डिटेल में जो हम करने वाले हैं दैट इज़ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं दैट इज़ रिलेटेड विद द क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट, कैसे जो है कंट्रोल करना है। तो देखो, quantitative instruments of monetary policy aim at controlling the overall flow of money supply or credit supply in the economy. Following is a brief discussion. ठीक है, नंबर 1 बैंक रेट। सबसे पहले जो है कौन सा ऑपरेशन है, इंस्ट्रूमेंट है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI lends मनी टू द कमर्शियल बैंक्स। वो रेट है जिसके ऊपर RBI जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मनी जो है लेंड करता है, उधार देता है किसको? कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, और हम किससे जो है लोन लेते हैं? हम कमर्शियल बैंक से लेते हैं। और जैसे हम कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं वैसे ही जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो किससे लेते हैं मनी? RBI से। ठीक है, इफ़ द इंक्रीज इन बैंक रेट इंक्रीजेज द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर जो है RBI ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, अगर RBI ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, ऑब्वियसली इसको जो है ज़्यादा पे करना पड़ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये भी क्या करेंगे हमारे लिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो जो क्रेडिट होता है वो क्या हो जाता है? एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर हम जो है लोन ले रहे हैं, आपको पता है कि अगर 10% अगर लग रहा है तो हम ज़्यादा जो है डिमांड करेंगे लोन की। अगर 15 to 20% हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? कम डिमांड करेंगे। ठीक है, पहले हमें 100 के बजाय 100 के बदले में 10 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, लेकिन अब 100 के बदले को 20 रुपीज़ जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें से देना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली हम क्रेडिट की डिमांड जो है वो कम कर देते हैं। तो क्रेडिट क्या हो जाता है? चीप, एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली द डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ रिड्यूस। तो जो क्रेडिट की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड डिक्रीज इन बैंक रेट लोअर्स द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑन दी अदर हैंड क्या होता है? डिक्रीज इन बैंक रेट, अगर बैंक रेट कम हो जाता है तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी कम हो जाएगा, तो क्रेडिट जो है वो सस्ता हो जाएगा, तो जो डिमांड है क्रेडिट की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट बाय सेंट्रल बैंक। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? वो ऑपरेशंस जिसमें क्या होते हैं? सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट बाय सेंट्रल बैंक, जिसमें सेंट्रल बैंक जो है
सेंट्रल बैंक क्या करता है, सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, जैसे बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, वो क्या होता है कि इट इज़ अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, जिसके ऊपर जो है एक एश्योरेंस होती है कि ये जो है हमने लोन जो है आपको दिया है, इसके बदले में हमने सिक्योरिटी इशू कर दी आपको, आपने पैसे डिपॉजिट कराए, उसके बदले में आपको क्या मिल गई, सिक्योरिटी मिल गई, ठीक है, आपने इन्वेस्ट कर दिया उसमें, ठीक है। तो लोग जो हैं इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, जिसमें सेल एंड परचेज होता है सिक्योरिटीज़ का। बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज़ द सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस परचेजिंग पावर। मैंने शायद पहले भी आपको समझाया था कि जो सिक्योरिटीज़ होती हैं क्या होती हैं और ये कैसे वर्क करती हैं। जब लोगों के पास पैसे हैं, ठीक है, और एक तरफ सिक्योरिटीज़ को आप रख लो, सिक्योरिटी क्या है, इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हमने इन्वेस्टमेंट कर दी सिक्योरिटीज़ में, हमारे पास क्या आ गया, एक पीस ऑफ पेपर आ गया, ठीक है। अब हमारी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, हमारे पास लिक्विडिटी कम हो गई। जब हम सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हैं मतलब हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, हमारे पास जो है अगर सर्टिफिकेट आ गया, सिक्योरिटी आ गई और हमारे पास जो है पैसे हैं, हमने पैसे दे के सिक्योरिटी खरीद ली, तो मतलब हमारी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, परचेजिंग पावर रिड्यूसेस, अकॉर्डिंगली फ्लो ऑफ क्रेडिट रिड्यूस्ड। एंड बाय बाइंग द सिक्योरिटीज़, जब जो है बाय किया जाता है, सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द परचेजिंग पावर, ठीक है। जब वो लोगों से ख़रीद लेती हैं, उसके बदले में लोगों को पैसे दे देती हैं, जब लोगों को पैसे दे दिए मतलब लोगों के पास पैसे बढ़ गए, अब वो डिमांड ज़्यादा कर देंगे, इट इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ क्रेडिट, ठीक है। फिर है रेपो रेट, रेपो रेट इज़ सेम एज द बैंक रेट, देयर इज़ नो एनी डिफरेंस, रेपो रेट को बैंक रेट को रेपो रेट, ठीक है, सेम है। रेपो रेट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक, दैट इज सेम, एक बार पढ़ लेना आप लोग। फिर है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके ऊपर कमर्शियल बैंक के ऊपर के पास भी जो सरप्लस फंड्स हैं, जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो हैं वो क्या करते हैं, अपने जो है कमर्शियल बैंक वो क्या करते हैं, आरबीआई में सेव कर लेते हैं, उसके बदले में जो है सेंट्रल बैंक उनको क्या देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से उनके सरप्लस फंड लेता है, उसके बदले में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को जो है मनी देता है, ठीक है। दिस अलाउज द कमर्शियल बैंक्स टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम, जिससे जो है इंटरेस्ट जो है उनको इनकम होती है कमर्शियल बैंक्स को। व्हेन रिवर्स रेपो रेट इज़ इंक्रीज, जब रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाता है, द कमर्शियल बैंक्स आर इनकरेज टू पार्क, जब जो है आरबीआई बढ़ा देगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो अब कमर्शियल बैंक ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा, इन्वेस्ट ज़्यादा शुरू करेगा, ठीक है। दिस इन टर्न विल रिड्यूस द एबिलिटी टू लैंड मनी। अब कमर्शियल बैंक ने अपने पैसे आरबीआई में डिपॉजिट करा दिए, मतलब उसके पास लिक्विडिटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है, जिससे उसकी जो है क्षमता है जब लैंड करने की मनी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंगली द फ्लो ऑफ क्रेडिट इज़ रिड्यूस्ड, अकॉर्डिंगली जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है CRR, कैश रिजर्व रेशो, शायद आपने पहले पढ़ा होगा। कैश रिजर्व रेशो क्या होती है, कैश रिजर्व रेशो रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द सेंट्रल बैंक। वो मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट जो कि सेंट्रल बैंक के पास रखने होते हैं कमर्शियल बैंक्स ने, वो रेशो, ठीक है, वो मनी की वो रेशो जो एक टोटल डिपॉजिट्स की एक रेशो जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं एज अ रिज़र्व, जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास एज अ रिज़र्व एक रेशो रखते हैं अपनी मनी की, वो क्या होती है, कैश रिजर्व रेशो। ऑल बैंक्स हैव टू कीप द सेंट्रल बैंक अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट इन अ फॉर्म ऑफ मिनिमम कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ द कैश रिजर्व रेशो इज 10%, द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल बैंक इज 100 करोड़, इट विल हैव टू कीप 10 करोड़ विद द सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो अगर जो है किसी बैंक के पास 100 करोड़ रुपीज़ हैं और जो कैश रिजर्व रेशो है वो 10% है, मतलब उसको अपने पास उसके जो 10 करोड़ रुपीज़ हैं, 100 करोड़ का 10% कितना हो गया, 10 करोड़, 10 करोड़ उसको सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, ये होती है कैश रिजर्व रेशो। फिर है स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो, एवरी बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर लिक्विड एसेट्स। हर एक जो बैंक है उसको क्या करना पड़ता है, एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इसकी जो एसेट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर लिक्विड एसेट्स में
कैश क्या होता है? कैश जो हमें पता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, मोस्ट लिक्विड फॉर्म। फिर है अदर लिक्विड एसेट्स, और वो एसेट्स जो एकदम से हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, उसमें जो है वो रेशो, ठीक है, वो सेव करके रखने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बैंक है, ठीक है, उसने जो है 1% अपने पास, सपोज़ जो है उसकी 4% है, जैसे हमने यहाँ पे किया था 10% CRR है, सपोज़ अगर 10% SLR है, मतलब उसको 10 करोड़ रुपए अपने पास एज अ लिक्विड रखना ही पड़ेगा, ठीक है। वो जो है वो 10 करोड़ किसी को भी उधार नहीं दे सकता, ठीक है, वो लिक्विडिटी के फॉर्म में उसको अपने पास रखना पड़ेगा। वो रेशो स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो, मतलब लिक्विडिटी रेशो, मतलब लिक्विडिटी की फॉर्म में अपने पास जो एक रिजर्व रखना पड़ता है हर एक बैंक को, उसे हम बोलते हैं स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। तो ये है सारे इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो।